बेटा अपना आगे चालू करते हैं। तो अपन चल रहा था 5वें चैप्टर का विविध, और विविध चल रही है क्वेश्चन नंबर 19। 9 गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने को प्रूव करना है कि सभी धनपूर्णांक n के लिए d/dx x की पावर n बराबर n into x की पावर n माइनस 1 होता है। मतलब जो x की पावर n का जो अवकलन होता है वो तो अपने को पता ही है, n into x की पावर n माइनस 1 होता है। लेकिन इसको अपन लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से प्रूव करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है सर। तो देखो गणितीय आगमन सिद्धांत क्या कहता है। गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है कि सबसे पहले आपको एक n बराबर 1 रखना होता है। इसको तो अपन लोग प्रूव करते हैं। फिर अपन लोग n बराबर k पर मानते हैं, फिर n बराबर k प्लस 1 पर आपको करना है। ठीक साहब, ये तीन स्टोरी अपने पास चलती है, n बराबर 1, k और k प्लस 1। तो सबसे पहले गणितीय आगमन सिद्धांत से अपने को क्या करना है, सबसे पहले n बराबर 1 रखना है। तो n बराबर 1 रखने पर तो n बराबर जब यहाँ पर 1 रखते हैं बेटा, अगर दो कंडीशन है। एक तो है LHS। LHS क्या है, d/dx x की पावर n। तो n की जगह पे 1, ये वाला LHS है, ये वाला। तो इसमें x की जगह पे 1 लिखेंगे, तो ये आपके पास जाएगा dx/dx इट इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद RHS की बात कर लेंगे। RHS है अपने पास n into x की पावर n माइनस 1। तो n की जगह पे 1 into x, फिर n की जगह पे 1 माइनस 1, तो ये जाएगा 1 into x की पावर 0 इट इज इक्वल्स टू 1। फाइनली तो मैं कह सकता हूँ कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, यानी कि अतः d/dx x की पावर n बराबर n into x की पावर n माइनस 1 n बराबर 1 के लिए सत्य है। n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक साहब। इसके बाद ये तो एक की कहानी होगी। इसके बाद माना कि यही कथन, d/dx x की पावर n बराबर n into x की पावर n माइनस 1 n इज इक्वल्स टू k के लिए सत्य होगा। ठीक साहब। इसके लिए अपने को मानना है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं तब d/dx x की पावर n की जगह पे k इज इक्वल्स टू k into x की पावर k माइनस 1। ठीक साहब। अच्छा, तो ये आप लोगों ने मानते हैं k पे। इसके बाद k प्लस 1 पे अपने को प्रूव करना है। तब ये करना है, तब ये जो स्टेटमेंट है, तब कथन n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पर सत्य होगा। देखते हैं सब कैसे। d/dx x की पावर कितने साथ n, और n की जगह मुझे क्या लिखना है, k प्लस 1। ठीक है। अभी आप अगर आपको बता दूं कि हमें कितना आना चाहिए, है ना, ध्यान से सुनना कैसे करते हैं। मानना कि ये n का काम कर रहा है, तो n आगे हो जाएगा k प्लस 1 into x की पावर k प्लस 1 में से 1 कम होगा, तो फैक्टर कितना हो जाएगा k। मतलब ये प्रूफ हो जाना चाहिए। ठीक है। देखते हैं ये प्रूफ कैसे होगा। ठीक साहब, देखो सुनिए ध्यान से। d/dx x की पावर k प्लस 1 है, तो मैं इसको ये तो कह सकता हूँ कि यार d/dx x की पावर k प्लस 1, इसका मतलब है कि अपन लोग गुणा में घातें जुड़ती हैं। अगर गुणा में घातें जुड़ती हैं तो सुनिए साहब आगे की कहानी क्या है। मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर k into x, है ना, मतलब गुणा में घातें जुड़ती है। तो मैंने क्या किया, x की पावर k और x पावर 1 को अलग अलग करके लिख दिया है। अब मैं आपको यहाँ से ये समझा सकता हूँ कि u डॉट v की बात होगी, मतलब फर्स्ट सेकंड हो गया, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड को डिफरेंशिएट करोगे तो 1, तो सेकंड एज इट इज, तो फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है x की पावर k को, तो k आगे k में से 1 कम हो जाएगा। जब आगे सॉल्व करें तो ये x की पावर k प्लस, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाएं तो देखो ये x की पावर 1 है और ये x की पावर k माइनस 1 है, तो k into x की पावर 1 और k माइनस 1 को जब जोड़ेंगे k माइनस 1 प्लस 1, तो सॉल्व किया तो x की पावर k प्लस k into x की पावर 1 से 1 कट जाएगा x की पावर k, और दोनों में से मैं x की पावर k को कॉमन निकालूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा k 1 प्लस k into में x की पावर k।
अतः आपके पास आ चुका है d/dx x की पावर k प्लस 1 का बराबर आ गया k प्लस 1 इंटू एक्स की पावर k। यही तो आपको प्रूव करना था। ठीक साहब, तो सुनिए आप लोगों ने क्या किया, दोबारा समझ लेते हैं। ये कोई भी कथन है, इसको गणित के आगमन सिद्धांत से अपने को प्रूव करना है। तो सबसे पहले अपन लोगों ने n इक्वल्स टू 1 लिखा, तो यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ दोनों पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो बेटा ये वाली चीज है ना, ये तो होगी अपनी LHS। अगर ये LHS है तो d/dx x की पावर n, LHS है n की जगह पे 1 लिख रहा हूं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 1 तो x ही होता है, तो dx/dx इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद मैं इसी एक को RHS में लिखूंगा, तो 1 यहाँ पे आएगा, x की पावर 1 माइनस 1, वो वाला 0 हो जाएगा। किसी भी नंबर की पावर 0 इट मींस 1, दैट इज 1 into 1 इट इज इक्वल्स टू 1। इसके बाद LHS इज इक्वल टू RHS, तो अपन लोग कह सकते हैं कि n इज इक्वल्स टू 1 पर ये स्टेटमेंट प्रूव होता है ना। इसके बाद अपन लोग क्या करते हैं, गणित के आगमन सिद्धांत कहता है कि आप लोग n बराबर k पर मानिए। तो n बराबर k पर मैं इसको मान लेता हूं कि माना कि यही स्टेटमेंट n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। जैसे मैं n बराबर k यहाँ पे लिखता हूँ, तो x की पावर k into x की पावर k माइनस 1, है ना। ये तो केवल वो चीजें जो सिर्फ आपको दिखानी होती है ना, केवल इसको दिखा के पटक दो, भाई बैठ जाओ, है ना। इसके बाद अपने को जो करना है वो क्या करना है, n बराबर k प्लस 1 पे करना है। तो n बराबर k प्लस 1 का मतलब है यहाँ पे k प्लस 1 लिखना है n की जगह पे। तो n की जगह पे मैंने k प्लस 1 लिखा। अब मैं ये समझ सकता हूँ कि गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर k प्लस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर k into x की पावर 1। ऐसा होता है बच्चे के दिमाग में आएगा साथ, तो u और v पकड़ेगा, बिल्कुल इसमें 10 सेकंड लगाओ तो ये आ जाएगा। ये आता है x की पावर 1 और x की पावर k माइनस 1 गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो जैसे आप लोग इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास सिर्फ बैठ जाएगा x की पावर k, जो कि 1 से 1 रिप्लेस हो जाएगा, x की पावर k आपके पास बचेगा। इस x की पावर k से इस x की पावर k से, इस वाले पद में x की पावर k है, इस वाले में भी है, तो दोनों में से x की पावर k को कॉमन कर देंगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ प्लस में k। ठीक है ना। तो फाइनली d/dx x की पावर k प्लस 1 बराबर ही आ गया। इसका मतलब ये सभी पूर्णांकों के लिए प्रूफ हो गया कि भाई इसका अवकलन x की पावर n का अवकलन n into x की पावर n माइनस 1 होता है। ठीक साहब, ये अपना हो गया प्रथम सिद्धांत से x की पावर n का अवकलन। इसके बाद अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20, 20वां सवाल। ये बड़ा अगला क्वेश्चन है, sin a प्लस b बराबर है sin a cos b प्लस cos a sin b का प्रयोग करते हुए, इसका अपने को प्रयोग करना है, कब प्रयोग करते हुए, अवकलन द्वारा cos sin cos के लिए योग सूत्र निकालें। ठीक है, sin a प्लस b बराबर ये होता है, तो अपन जानते ही है। ठीक है, अब क्या करना है, इसी का आपको प्रयोग करना है, और इसका प्रयोग करते हुए, और वो भी किसके द्वारा, अवकलन द्वारा। cos वाला फार्मूला, cos वाला कौन सा, योग वाला, उसको अपने को निकालना है। दोबारा समझा दो, इस वाले जो कंडीशन दी है आपको, इस कंडीशन का उपयोग अवकलन द्वारा cos का योग वाला सूत्र निकालने के लिए उपयोग में लाना है। ठीक साहब, तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर a और b दो चर हैं, a और b का मैटर है पूरा, तो यहाँ पे काम करते हैं, a को या b को, मतलब किसी एक को स्थिर मान लेते हैं। स्थिर मानने का मतलब है किसी एक को कांस्टेंट मान लेते हैं और दूसरे वाले मतलब किसी एक के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। सपोज दैट इमेजिन मैं यहाँ पे b को कांस्टेंट मान लेता हूँ। अगर b को कांस्टेंट मानता हूँ तो एक ही रेस्पेक्ट में मैं इस पूरे के पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ। ठीक है, या फिर आप ये सर यहाँ पे a को b को कांस्टेंट क्यों मान रहे हैं, आप a को मानो ना, हाँ a को मान सकते हैं, आप a को कांस्टेंट मान लो, b के सापेक्ष अवकलन कर दो, नो डाउट। ठीक है ना, यहाँ पे क्या करता हूँ, माना b को स्थिर मानकर, b को स्थिर मानकर a के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। तो मैं उसको लिख लेता हूँ फाइनली, sin a प्लस b बराबर में sin a cos b प्लस cos a into sin a। या अच्छा, यह समझने के बाद अब क्या किया आपने, b को स्थिर माना, स्थिर माने मतलब कांस्टेंट माना है, किसकी रेस्पेक्ट में अवकलन करना, a के सापेक्ष।
ठीक साहब, देखिए कैसे अगर साइन का करता तो साइन का हो गया cos, थीटा की जगह पे थीटा है a प्लस बी, फिर अपने को करना है d अपॉन डी ए प्लस बी का। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया, d को कांस्टेंट माना है। अगर ये कांस्टेंट है तो ये cos के साथ पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ठीक है साहब, क्योंकि cos क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और b क्या है, कोई भी डिग्री है, कोई कांस्टेंट। और जब कोई डिग्री के साथ cos की मान देगा तो आपको पता है वो कांस्टेंट मान ही देगा, तो ये इसका मतलब ये पूरा का पूरा ही कांस्टेंट हो गया। cos b तो कांस्टेंट है, और अपने को जो d अपॉन dA करना है वो करना है sin a का, प्लस फिर sin b कांस्टेंट है, और अपने को जो d अपॉन dA करना है वो करना है cos ऑफ a का, ठीक साहब। अच्छा, अब अपनी जो लव स्टोरी है तेरी लव स्टोरी ठीक है, चुप बैठ, है ना, तो देखो आगे सुनते हैं, नाराज मत हो, तो सुनो यहाँ पे क्या होगा, cos a प्लस b। अच्छा, इसका a के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, तो आपको पता है a का तो हो गया a, b का 0 हो जाएगा, है ना भाई। ये तो क्या है, कांस्टेंट है cos b, sin a का करोगे तो cos a, उसके बाद a का करोगे तो a, क्योंकि मैं a के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक साहब। ये वाला sin b कांस्टेंट है, cos a का करोगे तो माइनस sin a, माइनस में आगे लगा दिया sin, ठीक है। इसके बाद आपके पास आ जाएगा cos a प्लस b बराबर में देखो cos a cos b, है ना, ध्यान से सुनना इसको कैसे लिखना है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा जाए तो ये वाला जो टर्म आपके पास बनी है ये किसी का फार्मूला है ना, तो ये आपके पास आंसर हो गया भाई, है ना। तो सुनिए एक बार वापस मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। ये आपके पास एक टर्म दी है, ये आपके पास एक फंक्शन रूप में sin a प्लस b करके दिया है, इसका प्रयोग करके इस लाइन में अपने को प्रयोग करना है और अवकलन के द्वारा करना है। तो आप cos वाला फार्मूला लाएंगे, cos वाला भी कौन सा, योग का, मतलब cos a प्लस b का फार्मूला अपने को यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, a और b दो हैं साथ, तो दोनों से अपन लोग कैसे फंस के निकलेंगे, तो फंस के साथ a और b दो हैं तो क्या करें, अब दो है तो काम कर लो ना, किसी एक को कांस्टेंट मान लो, दूसरे के सापेक्ष अवकलन कर लो। तो यहाँ तो मैंने क्या किया, b को कांस्टेंट माना है, a के रेस्पेक्ट में अवकलन कर लिया। अच्छा, पहले इसका किया, इसको देखो जैसे ही आप लोगों ने ये कहा कि साहब b कांस्टेंट है, b कांस्टेंट होते ही ये गाड़ी और ये गाड़ी, ये दो लोग तो तुरंत कांस्टेंट हो गए, तो चुप बैठ गए, तो आएगा भाई मैं तो चुपचाप फलन के साथ तेरे साथ चलता रहूंगा, है ना, ये तो इस सनम के साथ चलता रहेगा, है ना भाई। तो अपन लोगों ने cos b साथ साथ चला दिया, sin a का cos a, ये भी सनम के साथ साइलेंट हो गया, cos a का माइनस sin a, देखिए ये वाला जो माइनस इसका होगा ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं थोड़ा सा दिमाग लगाऊंगा, cos a cos b sin a sin b, इट मींस cos a प्लस b का ही तो फार्मूला है, और ये अपना cos का योग वाला a प्लस b योग वाला फार्मूला आपका था, ठीक सर, विदाउट। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्या एक ऐसे फलन का अस्तित्व है जो प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यू हो किंतु केवल दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने को ऐसा फंक्शन लिखना है जो सारे बिंदुओं पर कंटिन्यू होना चाहिए लेकिन वो दो बिंदुओं पर अवकलनीय ना हो। अपने उत्तर का औचित्य भी आप बताएं, ठीक साहब। आप सुनो, ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यू हो और अवकलनीय ना हो, तो अपन लोग ये समझ लें कि माना कि साहब लेट्स सी, माना कि जैसे मान लो f(x) = mod x, mod x इट इज मॉडुलस फंक्शन, है ना। अगर ये f(x) बराबर mod x मापा है तो आप अगर थोड़ा सा देखें तो इसका जो डायग्राम होता है उस तरीके से है ना, लेकिन ये किस पॉइंट पर अवकलनीय नहीं है, x = 0, 0 पर इज नॉट डिफरेंशिएट, दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएट इन नंबर ऑफ x = 0। अच्छा, लेकिन ये क्वेश्चन वाला क्या चाहता है, क्वेश्चन वाला ये चाहता है कि कंटिन्यू तो होना चाहिए, ऐसे फलन का अस्तित्व है क्या जो प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यू हो, प्रत्येक बिंदु पर कंटिन्यू हो, लेकिन केवल दो बिंदु ऐसे हो जिन पर वो अवकलनीय ना हो, केवल दो बिंदु ऐसे हो जिन पर वो अवकलनीय ना हो,
ठीक है साहब। तो ध्यान से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये फंक्शन क्या है, देखो यहां से गाड़ी चली फिर ऐसे फिर यहां तक गाड़ी चली, मतलब दिस इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, लेकिन इस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, इट्स नॉट डिफरेंशिएबल x इक्वल टू 0 पर। देखिए साहब आप तो दो बिंदु चाहते हैं ना, बिल्कुल मैं दो बिंदु चाहता हूं, डिफरेंस अवकलनीय हो, लेकिन ऐसे दो बिंदु होने चाहिए जहां पे वो अवकलनीय ना हो। तो फिर मैं दूसरा को एक और ले लेता हूं, माना कि मैंने x - 1 ले लिया। अगर मैं आपसे पूछता हूं बेटा इसका ग्राफ क्या होगा, तो आप सोचोगे साहब जिस दिन मैं इसमें x इक्वल टू 1 लिख दूंगा ना, यहां पे 1 लिख दूंगा, उस दिन fx आपको 0 दे देगा, है ना। तो इसका मतलब इसकी जो कंडीशन है वो माना कि x इक्वल टू 1 यहां है, अगर x इक्वल टू 1 यहां है तो इसकी छतरी ऐसे बनेगी, इस टाइप से, है ना। तो इसकी छतरी अगर इस टाइप से बनेगी तो आपको पता है ये 1 पे क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल है, लेकिन कंटिन्यू है, यहां से चलेंगे यहां तक हम लोग सट से जा सकते हैं, सट, है ना, जा तो सकते हैं साहब, कंटिन्यू है, लेकिन 0 पे ये वाला पॉइंट x इक्वल टू 1 पे इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसका मतलब साहब ये तो 1 पे नॉट डिफरेंशिएट है, ये 0 पे नॉट डिफरेंशिएट है। माना एग्जांपल एक और ले लो, जैसे मान लो मैं ले लिया x इक्वल टू x माइनस 2, ठीक साहब। अब आपका क्या ख्याल है, अब मैं आपसे पूछता हूं कहां पे 0 है, तो आपका जवाब जाएगा साहब x बराबर 2 पे 0 है। अगर ये x बराबर 2 पे 0 है इसका मतलब आपकी स्टोरी माना कि यहां पे x बराबर 2 है, अगर यहां पे x बराबर 2 तो आप लोग कहोगे साहब ये गाड़ी है ना, मतलब कंटिन्यू तो है साहब, लेकिन 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन अपने को क्या करना था, अपने को क्या करना है, दो बिंदु ले लेना, जैसे दो बिंदुओं का अवकलन लेना चाहिए, दो बिंदुओं पे। जैसे फॉर एग्जांपल माना कि सॉल्व, माना कि वो जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू अपन ले लेते हैं मोड x प्लस मोड के अंदर x माइनस 1, ठीक साहब। मोड x का ग्राफ आपके सामने, मोड x का ग्राफ, मोड x माइनस 1 का ग्राफ ये भी आपके सामने। अब सुनो ध्यान से, है ना, देखो ये जो है ये वाला ग्राफ ये भी कंटिन्यू है, ये वाला ग्राफ ये भी कंटिन्यू है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, और ये वाला जो ग्राफ है ये वाला x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन वाला क्या चाहता था, क्वेश्चन वाला ये चाहता था कि ऐसे दो बिंदु बता दें आप जिन पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो एक x इक्वल टू 0 एक x इक्वल टू 1, लेकिन वो कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल ये सब कंटिन्यू तो है, कहीं ब्रेक थोड़ी है, इसमें ब्रेक थोड़ी लगा है, टूटा हुआ नहीं है, डैमेजिंग नहीं है भाई। तो x इक्वल टू ये देखो ये पूरा पूरा कंटिन्यू, ये भी कंप्लीटली कंटिन्यू, दोनों के दोनों कंटिन्यू फंक्शन है। अगर ये दोनों कंटिन्यू फंक्शन है, लेकिन यहां प्रॉब्लम में चाहे साफ वाली स्थिति बन रही है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 पर, तो इन दोनों जगह पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक साहब। अच्छा अगली स्टोरी सुनाता हूं। अगर ये बात सही है तो मैं यहां ये भी लिख सकता हूं कि ये मापांक फलन है और ये भी मापांक फलन है। चूंकि मापांक फलन सर्वत्र मतलब सभी जगह सर्वत्र सतत होते हैं, अगर ये सभी जगह सतत होते हैं तब मैं ये भी कह सकता हूं कि सतत फलनों का योग भी सतत होगा, अर्थात मोड x प्लस मोड x माइनस 1 एक सतत फलन है, एक सतत फलन है ना। मेरी तो फारसी भाषा है, आप लोग हिंदी में गए है ना, तो हाँ फारसी तो है। गणित में क्या भाषा, कोई हिंदी अंग्रेजी थोड़ी जो भाषा का मैं ध्यान रखूँ। मुझे तो इतना पता है कि प्लस 2 4 होता है, अब उसको मैं टेढ़ा मेढ़ा करके ले लूँ सीधा करके ले लूँ, क्या फर्क पड़ता है, आना पूरी चाहिए ना। तो देखो क्या टेढ़ा मेढ़ा, नहीं तो उल्टा थोड़ी बोल रहा हूँ, टेढ़ा मेढ़ा बोल रहा हूँ। ये कितना मोड x प्लस मोड x माइनस 2 है ना। अच्छा ये पता है ये वाली चीज और ये वाली चीज, दिस इज मॉडुलस फंक्शन एंड दिस इज मॉडुलस फंक्शन, दोनों के दोनों मापांक फलन है। तो आपको पता है मापांक फलन यानी इसका जो डायग्राम हो गया इस वाली पार्टी का डायग्राम है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 0 ये x इक्वल टू 0 है ना। और इसके अगर मैं डायग्राम की बात करूं तो इसका डायग्राम इस तरीके से आएगा, यहाँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1 पे 0 देगा, तो इसका मतलब इसका जो डायग्राम खींचेगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक साहब।
तो ये अपन दोनों को थोड़ा सा खूबसूरत प्यार भरी नजरों से देखते हैं आप लोग। ये वाली जो चीज है ये कंटिन्यू क्या है ना, और ये देखो ये भी वाला कंटिन्यू है। इसमें दोनों के दोनों फंक्शन कंटिन्यू है, नो ब्रेक, दोनों कंटिन्यू है। अगर दोनों कंडीशन यही तो बता रहा हूँ कि साहब अगर ये दो फलन है ये वाला तो मापन फलन सभी जगह कंटिन्यू होते हैं। अगर सभी जगह कंटिन्यू कर सकते होते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूँ कंटिन्यू प्लस कंटिन्यू बराबर कंटिन्यू होता है। अच्छा एक मिनट मैंने क्या बोला, कंटिन्यू प्लस कंटिन्यू, कंटिन्यू माइनस कंटिन्यू, कंटिन्यू इनटू कंटिन्यू, कंटिन्यू डिवाइडेड इनटू कंटिन्यू। ये चारों की चारों बातें अगर कंटिन्यू के बीच में चलती हैं तो कोई टेंशन नहीं होता। कंटिन्यू फलन का योग घटा गुणा भाग सब कंटिन्यू होता है, ठीक है ना, डोंट वरी। तो इसमें आपको कोई टेंशन नहीं होगी, ठीक साहब। अच्छा तो इसमें तो ये बात अपनी प्रॉपर्ली हो चुकी है। अब थोड़ी सी आगे की कहानी लेते हैं कि अवकल निकालने कैसे बात करें, ठीक साहब। इसके अवकलन के लिए बात कर रहे थे। उससे पहले मैं आपको बताया थोड़ी सी आपको कंडीशन बता देता हूँ। पहले पुरानी बात याद दिलाता हूँ मॉडुलस की। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ कहानियां ऐसे बनाई थी, अगर x बराबर मोड x है तो आपको ये तो पता ही होगा कि ये जो टर्म है ये x इक्वल टू 0 पर 0 होने वाली है, 0 पर 0 होने वाली है। अगर ये 0 पर 0 होने वाली है तब ये क्या सब इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, एग्जैक्टली ऐसे बनेगा। अगर ऐसे बनेगा सब ये कहां पे, ये x इक्वल टू 0 पे है तो सब ये वाला इन दोनों के लिए, इस वाली लाइन के लिए, इस वाली लाइन के लिए x क्या होगा, इस वाली लाइन के लिए क्या होगा, x ग्रेटर देन 0। इस वाली के लिए क्या क्या है, इधर को लेस देन में आएगा तो ये लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो एक बात और भी समझ सकता हूं, ये x बराबर जो मोड x है तो ये अगर ग्रेटर देन 0 वाली पार्टी है तो ये प्लस x बोल के जाएगी, और अगर लेस देन वाली पार्टी है 0 से छोटी तो आपको माइनस x बोल के जाएगी, है ना। इसका मतलब fx बराबर जो मोड x है इसकी दो लंबी स्टोरियां हैं, एक तो प्लस x और एक माइनस x। अच्छा प्लस x क्या है, प्लस x कब आता है, प्लस x कब आता है जब वो खुद उस टर्म से 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है कि ये भाई कहां पे 0 था, 0 पे 0 था, लेकिन जैसे मैं 0 से बड़ा जाऊंगा मतलब ये 0 पे 0 है। अगर मैं 0 से बड़ा जाता हूं तो भाई ऊपर चढ़ गया, और अगर मैं 0 से छोटा जाता हूं देखो इधर चला गया, मतलब x के मान नेगेटिव की तरफ चला गया और ये x के मान पॉजिटिव की तरफ चला गया, ठीक है। तो इसका मतलब इस ग्रेटर देन 0 है तो आपका प्लस x है। अच्छा ये वाला x लेस देन 0 है तो आप पे माइनस x है। अब प्रॉब्लम ये रह जाती है साहब इक्वल टू किसके साथ लगा दो, आपकी मर्जी है साहब किसी के साथ लगा दो, सब इसके साथ लगा दो तो हाँ लगा दो। क्यों, तो अगर मान लो बराबर 0 में यहाँ ले लूँ प्लस का 0 x की जगह पे अगर मैं बराबर 0 ले लूँ तो ये वाला यहाँ पर 0 लिखूंगा तो बराबर 0 मिलेगा। अगर नहीं साहब तो यहाँ में मैं यहाँ लूंगा, हाँ तो यहाँ ले लें x बराबर 0 तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस 0 तो ये भी आपका पूरा कंप्लीटली 0 है ना। लेकिन अपन लोग खूबसूरत ये समझते हैं साहब मैं इसके साथ नहीं ले रहा, मैं तो प्लस वाले के साथ ले रहा हूँ क्योंकि माइनस में अपने को दिखने में भी बुरा लगता है ना। चलो आगे चलते। अगर आपने ये बात समझ ली है तो फिर मैं आपसे ये भी कहने को तैयार हूँ कि ये जो फंक्शन है ना तो fx बराबर मोड x प्लस मोड के अंदर जो x माइनस 1 है इसको मैं ओपन करने की कोशिश करूंगा, ठीक साहब। कैसे देखिए कैसे मैं इसको ओपन करने वाला हूं, ध्यान दीजिए। अच्छा ये मुझे बता दो कि कहां पर 0 था, x इक्वल टू 0 तो ये वाला x इक्वल टू 1 है ना। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी, मैंने उसके साथ वीडियो पे अपलोड किया होगा, आप लोग देख सकते हैं, है ना, देख लेना। तो मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसको आप लोग ओपन करते हैं। x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, थोड़ा सा दिमाग से रखना यार। अगर मैं x का वैल्यू 0 से छोटा लिखूं, 0 से छोटा लिखूं, अगर ये पता है ये 0 पे 0 है तो 0 से छोटे में नेगेटिव देगा, ठीक है ना। अच्छा ये नेगेटिव दिया, ठीक साहब। ये x इक्वल टू 1 पे 0 है, हाँ बिल्कुल ये 1 रखा है तो 0 है, इसको 1 से छोटे पे ये नेगेटिव देगा, लेकिन मैं तो 0 से छोटे में बात कर रहा हूँ। तो जो चीज 1 से छोटी है वो चीज 0 से छोटी होगी, सिंपल। इसका मतलब ये दोनों ही आपको नेगेटिव देने को तैयार है, माइनस x माइनस 1, ये कब जब लेस देन 0। अब मैं चाहता हूँ कि x आपका 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 1 से छोटा हो जाए। अब ध्यान से सुने, मैं कह रहा हूँ 0 से बड़ा, अगर मैंने 0 से बड़ा बोल दिया तो आपको पता 0 से बड़ा होने पर ये पार्टी प्लस बोलेगी। अभी मैंने आपको यही तो समझाया था, तो ये वाली पार्टी प्लस बोलेगी। अगर ये वाली पार्टी प्लस बोलेगी साहब उधर क्या कह रहा हूँ 1 से छोटा, अगर 1 से छोटा है तो ये वाली जो पार्टी है ये आज नेगेटिव बोलेगी, है ना। इसके बाद
यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर x का मान 1 या 1 से बड़ा है, अगर 1 या 1 से बड़ा है तो सुनो अपोजिट 0 से बड़ी जरूर होगी। जब कोई वैल्यू 1 या 1 से बड़ी तो 100% 0 से बड़ी तो होनी है, इसका मतलब दोनों प्लस, ये भी प्लस x और ये भी प्लस। अच्छा, इसके बाद आगे की कहानी चालू करता हूं। f ऑफ x बराबर में ये वाला ऊपर वाला हो जाएगा -2x + 1 यानी कि 1 - 2x, ये वाला हो जाएगा x कट के +1, ये वाला कट के जाएगा 2x - 1, ये वाला जब आएगा तो x लेस देन 0, इसके लिए 0 से बड़ा x 1 से छोटा, ठीक, यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको अवकलनीयता में बताना है कि ये साफ अवकलनीय दो बिंदु, कौन कौन से बिंदु, एक तो x इक्वल टू 0 पे बात हो सकती है और एक x इक्वल टू 1 पे बात हो सकती है। तो 0 पे और 1 पे इन दोनों पॉइंटों पर अपने को ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल नहीं है, अवकलनीय नहीं है। ठीक साहब, तो देखिए साहब अपनी कहानी में कैसे अपन लोग ट्विस्ट पैदा करते हैं। तो बिंदु x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण, अवकलनीयता का परीक्षण। जब हम इस अवकलनीयता का परीक्षण करते हैं तो पहली कहानी सुनो, पहले तो 0 वाली बात, f0 है ना, और एक f0 + h और एक f0 - h, ये तीन बातें मैंने आपको बताई थी जब मैंने आपको अवकलनीयता समझाया था उस टाइम, है ना। तीन बातें तो पहले निकाल के बैठ जाओ। तो f0 बराबर 0 का मतलब क्या है, बराबर 0 मतलब यहाँ, ठीक साहब, x बराबर 0 तो कितना है +1, अगर प्लस में तो 1 की जगह पे 1 लिख दो। अगर 0 + h का मतलब क्या है, 0 से जरा सा बड़ा, अगर 0 से बड़ा है तो ये वाला x आपका इसी में तो 0 से बड़ा है तो भी आपका 1, ये क्या है x आपका 0 से छोटा, अगर 0 से छोटा है तो ये वाली बात 1 - 2x और x की जगह पे 0 - h, x की जगह पे, इस x की जगह पे मैं कितना लिख रहा हूं 0 - h। तो आगे से थोड़ा सा रिप्लेस कर लूं तो 1 + 2h, क्योंकि 0 - h मींस -h और -2 से जो 1 + 2h आपके पास आ जाएगा। ठीक साहब, अच्छा अब मैं इसकी LHD और RHD को सॉल्व कर लेता हूं। देखिए साहब इसकी LHD और RHD क्या है। सबसे पहले LHD की बात, RHD की बात कर लो। RHD का मतलब आप समझ सकते हैं कि उस फलन का अवकलन, इस पर 0 से 0 + समझ गए सर। f का मतलब फलन, डैश का मतलब अवकलन, 0 + का मतलब दायां अवकलज, दायां 0 + है ना। तो f डैश 0 +, तो इसके लिए कंडीशन होती है भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0, अपन लोग 0 पे चेक कर रहे हैं ना बेटा, 0 + h माइनस f0/h। जब इतना सॉल्व किया गया तो लिमिट h गोइंग टू 0, f0 + h, f0 + h पे वैल्यू 1, 1 माइनस f0 पे वैल्यू 1/h। ठीक सर, आगे थोड़ा सा इम्प्लाइज किया तो लिमिट h गोइंग टू 0, ऊपर वाला 0/h, तो 0/h करके मैं लिमिट रखूंगा तो 0/0 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर लिमिट रखता हूं तो 0/0, इसलिए मुझे लिमिट नहीं रखनी है, तो फिर क्या करना है सर, तो आपको काम करना है लिमिट h गोइंग टू 0, 0/h, h का भाग दे तो 0 में 0 आ गया। अगर 0 आ गया तो आप 0 पे लिमिट काम नहीं करेंगे, तो 0 इज द कांस्टेंट वैल्यू, और किसी भी कांस्टेंट वैल्यू पे लिमिट काम करती है नहीं, तो बराबर हो 0। ठीक साहब, अच्छा कुछ बच्चे यहाँ पे बड़ी जल्दबाजी कर देंगे, h की जगह पे 0 लिख देंगे, 0/0, तो 0/0 होते वो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, अनिर्धारित, फिर आप फंस जाओगे, आराम से बैठे रहना बस, है ना। इसके बाद LHD, और LHD की जब कहानी आती है तो 0 - की कहानी, तो लिमिट में h गोइंग टू 0, यहाँ पे चलेगा f0 - h माइनस f0/-h, इतना होते हैं लिमिट में h गोइंग टू 0, लिमिट h गोइंग टू 0, f0 - h, 0 - h पे अपने पास कितना होगा 1 + 2h, 1 + 2h माइनस f0 पे वैल्यू 1/-h, इतना सॉल्व होते हैं लिमिट में h गोइंग टू 0, तो 1 से 1 कट के तो आपके पास आ जाएगा 2h/-h, इतना होते हैं h कट जाएगा, h कट के आपके पास आ जाएगा लिमिट में h गोइंग टू 0, h गोइंग टू 0 होती है 1 और -2, दैट इज -2, इट इज फाइनली -2। इसका मतलब मैं कह सकता हूं RHD इज नॉट इक्वल टू LHD। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अतः ये जो फंक्शन है जो x इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल
नहीं है। ठीक सर। अच्छा, जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, ये बात मैंने प्रूव कर ली है। लेकिन सवाल ये था कि ऐसे किसी दो बिंदुओं को बताइए जिन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो जीरो पे तो डिफरेंशिएबल है नहीं। इसके बाद हमारे पास दूसरा बिंदु क्या बचता है? 1। अपने को x लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये दो स्टोरी यानी कि 1 की स्टोरी और बाकी है। तो 1 पे अपन लोग इसको और अब कर लेंगे। अगर 1 पे भी डिफरेंशिएबल प्रूफ नहीं होता है तो अपन लोग कहेंगे 0 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं है। और 100% 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि अपन लोगों ने इसका ग्राफ देखा तो ग्राफ में इसके लिए ये कंडीशन बैठी है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है। तो ये वाला 1 पे नॉट डिफरेंशिएबल, ये वाला 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो कहां से 1 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा? इसका मतलब ये 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला। करना कैसे? जैसे आप लोगों ने 0 वाला किया है सेम तरीके से 1 वाला भी आप कर लें। ठीक है। इसके बाद मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन है अपना 23। y बराबर a की पावर cos इनवर्स x, यदि x आपका -1 से 1 के बीच में, तो आगे थोड़ा सा आप लोग इसको ट्राई करें एक बार। अभी अगर आप पे ट्राई हो गया है तो अपन लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में भी। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? y बराबर a की पावर a cos इनवर्स x का मान -1 से 1 के बीच में। ठीक है। अपने को यहाँ पे देखो y यूज हो रहा है, dy/dx भी है, मतलब फर्स्ट कोटि का अवकलन भी है, d² dx² भी है, इसका मतलब सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे है ना। तो अपने को इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि यहाँ पे जो गाड़ी लेके चलनी है वो सेकंड कोटि के अवकलन तक गाड़ी पहुँचानी है। और जब प्रूव करना है उसमें भी y विद्यमान है, इसका मतलब इसका भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज होने वाला है। तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूँ। ठीक सर। अब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन कर लेता हूँ। देखते हैं सर, x के सापेक्ष अवकलन। और जब मैं इसका x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ तो y वाले पार्टी का हो जाएगा dy/dx और a की पावर x का हो गया a की पावर x। और जब मैं यहाँ पे cos इनवर्स x यानी इस वाली पार्टी का करता हूँ, है ना, a अपना कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट इनटू में है, इनटू में एज इट इज हो गया। cos इनवर्स x का क्या है? -1/√रूट के अंदर 1 - x²। इतना करने के बाद आपकी जो बात बैठती है वो यहाँ पे आ जाएगी, dy/dx बराबर में -a इंटू e की पावर a इंटू cos इनवर्स x और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 1 - x²। ठीक साहब। ऐसा होते ही अब देखो यहाँ अगर थोड़ा सा चालाकी से काम कर जाए तो जो 1 - x² है ना वो अवकलन के साथ इंटू में है। इसका मतलब ये तो बराबर बात क्लियर है कि h इंटू होगा। तो मैं बचना जैसे यहाँ पे करता हूँ तो 1 - x² इंटू में dy/dx बराबर -a इंटू e की पावर a इंटू cos इनवर्स x। ऐसा होते ही भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं। 1 - x² इंटू dy/dx बराबर -a इंटू y। इसकी जगह पे ये मैंने y वाली टर्म लिख दी है, समीकरण नंबर 1। ठीक साहब। अच्छा, अब क्या करें साहब? इसमें तो रूट है ही नहीं सर, इसमें तो रूट आ रहा है, तो रूट को हटा दो। रूट कैसे हटता है? दोनों साइडों को वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों का अपन लोग वर्ग करते हैं, दोनों पक्षों को वर्ग करते ही ये रूट हट जाएगा। 1 - x² और dy/dx का स्क्वायर करना है, ये आ गया dy/dx का होल स्क्वायर बराबर a² इंटू y²। ठीक सर। अच्छा, अब क्या करना है? तो सेकंड ऑर्डर पे पहुंचना था, इसका मतलब इसको अपने को पुनः अवकलन भी करना पड़ेगा, है ना। इस वाली पार्टी का पुनः अवकलन भी करना है। तो इसमें आप लोग ध्यान से लेकर u.b का कुछ लफड़ा है ना, तो इस पंगे से हम लोग खेल लेंगे। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन। जब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है तो 1 - x² मतलब माना कि फर्स्ट है, माना कि सेकंड है, तो फर्स्ट इज एज इट इज, फर्स्ट को मैं सेम टू सेम लिख लिया। dy/dx का होल स्क्वायर अवकलन करेंगे तो घात आगे हो जाएगी 2dy/dx और dy/dx का मतलब d²/dx²। मतलब क्या? पहले घात का, उसके बाद dy/dx का प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, ये एज इट इज हो गया। और इसका अवकलन करना है तो हो जाएगा 1 का 0 और x² का 2x बराबर में a² इंटू y।
a स्क्वायर तो कांस्टेंट है, y स्क्वायर का करेंगे तो 2y, और y का क्या तो dy/dx, है ना। क्या किया, ये फर्स्ट एज इट इज dy/dx होल स्क्वायर का पहले घात हो गया 2dy/dx, फिर dy/dx का क्या तो d²y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर एज इट इज हो गया, फिर 1 - x² का 1 का 0x² का 2x, और वहां पे a² * y², a² इज द कांस्टेंट वैल्यू, y² हो जाएगा 2y, y का क्या तो dy/dx। इसके बाद अपन लोग थोड़ा सा काम यहाँ पे ये भी करने वाले हैं कि देखो ये वाला है 1 - x² 1 - x² * 2 * dy/dx, और ये हो जाएगा d²y/dx² प्लस, और ये माइनस माइनस हो गया, ये जाएगा 2x * dy/dx का होल स्क्वायर बराबर में यह जाएगा 2a² y dy/dx, है ना। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो आपके पास एक से ये वाला पद है, एक ये वाला पद है, एक ये वाला पद है ना। इन सभी पदों में से अपन लोग 2 dy/dx, 2 dy/dx, यहाँ भी 2 और dy/dx, तो क्यों ना अपन लोग 2 dy/dx को कॉमन कर लें। जैसे अपन लोग इधर से 2 dy/dx को कॉमन करते हैं तो उधर भी 2 dy/dx है, इधर वाले 2 dy/dx को कॉमन आपने लिया, उसने इसको कट कर दिया, ठीक साहब। अच्छा, अगर कट कर दिया तो बचा क्या, देख लेते हैं। यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 - x² इनटू ये वाला बचेगा d²y/dx², ये 2 तो कॉमन हो गया, यहाँ पे बचेगा x, ये dy/dx की घात 2 है, एक आपने कॉमन कर ली, यहाँ बच गया dy/dx बराबर, उधर हम ध्यान दें तो देखो 2 खत्म हो गया, dy/dx का खत्म हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा था a² * y। अब थोड़ा सा इसको बदल देता हूँ, 1 - x² * d²y/dx² माइनस x * dy/dx माइनस a² * y बराबर 0, ठीक है। इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या किया भाई, x के सापेक्ष अवकलन किया, करते ही आपके पास ये बैठेगा, इसका वैल्यू तुरंत मैंने y चुन लिया, y लेके दोबारा अवकलन किया, दोबारा अच्छा एक मिनट, दोबारा अवकलन करने से पहले इसको अपन लोगों ने थोड़ा सा समझाया कि साहब ये जो रूट 1 - x² है, उसको इधर लेकर इसको इधर लिखने का रीजन क्या था कि साहब ये रूट में ये जो है dy/dx के साथ इनटू में है 1 - x², बट आपका तो रूट में आ रहा था और वो भी नीचे दूसरे वाले पक्ष में, तो मैं इसको इधर लेके आ गया, इधर लेके आते इस वाले वैल्यू को मैंने y बोल दिया, y बोलते ही अपने पास भी याद है, और याद है सब इसमें तो फिर रूट आ रहा है, तो सिद्ध करना उसमें तो रूट ही नहीं है, दोनों साइड को वर्क कर दिया, वर्क करने के बाद ये आएगा। ज्यादा नहीं मतलब क्या करना, पुनः डिफरेंशिएट करोगे तो सभी पदों में 2 dy/dx आपको वैल्यू मिल जाएगा। सबसे को 2 dy/dx को यहाँ 2 dy/dx को कॉमन कर देंगे तो आपके पास ये आता है, ये आता है, इसको लोग इधर ले आओ, -a² y बराबर 0, यही आपको प्रूव करना है ना। सेम आ गया, ठीक सर। अच्छा, अब सुनो मेरी बात, इसके बाद जो अपन लोग क्लास लेते हैं नेक्स्ट क्लास में रोले का प्रमेय और माध्यमान प्रमेय, मेन वैल्यू थ्योरम MVT, है ना। MVT के 2 पार्ट है, रोले का और लाग्रांज, एक तो रोले का, दूसरा लाग्रांज है, तो अपन लोग रोले का और लाग्रांज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, ओके।